हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल मेंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसमें थोड़ी सी अप्रोच देख लेते हैं इसकी। हम हर एक मैथ्स के टॉपिक उठाएंगे, उनके अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, सारे के सारे कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद हम उससे उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड टायर 2 की प्रॉब्लम्स यहाँ पर सोल्व करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक कंसेप्ट में हमने 10 प्रॉब्लम उठा ली। हम क्या करेंगे, जितनी भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होगी ना टायर 2 की, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन एंड कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट आज या कल में हमारे टीयर 1 के जो री एग्ज़ाम्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स को और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे भी कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी इन्हें देख सकते हैं, बेस्ट ही होगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो इसे देख सकता है। तो आज हमारे टॉपिक में लेते हैं नंबर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो नंबर सिस्टम का पहला कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अंदर मैं किसी नंबर की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूछूं, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो उससे कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो फेस वैल्यू जैसा कि नाम में सजेशन है, उसकी फेस वैल्यू, एंड प्लेस वैल्यू जो प्लेस वो होल्ड कर रखा है ना, उसकी वैल्यू। तो ये दो तरीके की वैल्यूज़ होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे का नाम है राहुल, तो जो फेस वैल्यू होगी ना, उसका नाम होगा सिंपली, ऊपर ऊपर की जो चीज़ होगी ना वो, एंड जो पोजीशन होल्ड कर रखा होगा ना, वो प्लेस वैल्यू होगी। तो नंबर की टर्म्स में समझते हैं इसे। लेट से मैंने बोला ये नंबर मेरे पास गिवन है एंड 7 जो मेरे पास है, इसकी मुझे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों बताओ। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू होगी ना, वो सेम होगा क्या, जो नंबर की वैल्यू है ना वो, मतलब 7। एंड जो प्लेस वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, जो पोजीशन वो होल्ड कर रखा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास होता है वंस प्लेस पे, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लैख, इस तरीके से। ठीक है, तो 7 की पोजीशन किस पे है, वो थाउजेंड्स पे है। ठीक है, तो वो 7 लिखेंगे एंड 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7000 हो गया। या फिर एक तरीके से और कर सकते हैं इसे, दूसरे नंबर में समझते हैं। तो लेट से 3 है मेरे पास, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 3 ही फेस वैल्यू होगी। एंड जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू जितने भी नंबर मेरे पास राइट हैंड साइड में है ना उसकी, तो मतलब ये मेरे पास 3 है, राइट हैंड साइड में कितने, 4 नंबर है मेरे पास। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, 3 लिखूंगा एंड 4 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरे कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्राइम नंबर होता क्या है हमारे पास, जो कि 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ इन दोनों से ही डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। ठीक है, सभी को पता होगा ये। ठीक है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, कि हमें ये बताओ कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करने तो बैठेंगे नहीं, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो 1 से 50 के बीच में हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच में हमारे पास 25 होते हैं। ठीक है, ये दो भी याद कर लोगे ना तो ये चलेगा। ठीक है, 1 से 500 के बीच में होते हैं 95, और 1 से 1000 के बीच में होता है 168। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 50 से 100 के बीच में बताओ मेरे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर कितने होंगे मेरे पास, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो 25 है ना, इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये है मेरा 10। तो 10 प्राइम नंबर होते हैं किसके बीच में, 50 से 100 के बीच में। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कुछ टर्म देख लेते हैं प्राइम नंबर के अंदर। एक होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि प्राइम नंबर ना हो, मतलब नॉट प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मेरा क्या हुआ, 15 हुआ, ठीक है, 20 हुआ, जो कि प्राइम नंबर ना हो। एक होता है मेरे पास को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है मेरे पास, ये दो नंबर का सेट होता है, बेसिकली दो नंबर होते हैं n1 n2। एंड ये जो दो नंबर होते हैं ना मेरे पास, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर का मतलब कोई भी नंबर हो, ऐसा कोई भी नंबर हो जो कि n1 एंड n2 से लेस हो, ठीक है, और 1 ना हो। जो वो नंबर, लेट से कोई f मान लेता हूँ, वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड ये जो f है ना, n1 एंड n2,
इन दोनों को क्या हो, डिवाइड नहीं करे, ठीक है, डिवाइड ना करना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये n1 n2 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होंगे। एग्जांपल से समझते हैं। लेट से मेरे पास 3 एंड 10 है, ठीक है। इस केस में देखो ये दो मेरे पास नंबर है, ठीक है। ऐसा कोई फैक्टर है क्या इनका जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा हो, एक को छोड़ के? 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है, 3 से तो ऊपर जाना ही नहीं है। तो इस केस में ये दोनों जो सेट होगा ना, ये वाला सेट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये सेट होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आता है, एक एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी गई थी कि ट्विन प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा है, ठीक है। एग्जाम में कुछ ABCD 4 ऑप्शन दिए थे, उसके अंदर हमारे पास सेट्स गिवन थे, तो उनमें पूछा गया था कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन सा है। तो ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है वो देखो। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स का सेट होता है n1 n2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, 2 का होता है, ठीक है। एंड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स का सेट होता है ट्विन प्राइम नंबर, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या हो, 2। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट से मैं लिखूँ 3 एंड 5, तो यहाँ पर देखो 3 जो मेरे पास है ये भी प्राइम नंबर है, 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है, एंड दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। तो ये सेट जो होगा ना मेरा, क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर। एक एग्जांपल और देख लो, 41 एंड 43, तो यहाँ पर देखो 41 भी मेरे पास प्राइम नंबर है एंड 43 भी मेरे पास प्राइम नंबर है, एंड दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो इस केस में ये दोनों भी क्या होंगे, मेरे पास एक ट्विन प्राइम नंबर का सेट होगा। 5 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर कंसेप्ट देखते हैं थोड़े से, ठीक है। लेट से मेरे पास कोई नंबर गिवन है n, और वो नंबर इस तरीके से है कि लेट से कोई इवन नंबर ले लेता हूँ मैं, 2 की पावर, या फिर इस तरीके से लेता हूँ a की पावर x, b की पावर y, ठीक है। यहाँ पर a मेरे पास इवन नंबर है एंड जो b है मेरे पास ये ओड नंबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसके साथ ही। तो ये हुआ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, ये वाला नंबर मान लो, ठीक है। तो इस केस में देखो, तो प्रॉब्लम बनेगी कैसे, कोई नंबर होगा मेरे पास n प्रॉब्लम के अंदर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे इस तरीके से पावर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, जिसके अंदर क्या होगा, जो a एंड b है ना मेरे पास, a कोमा b, ये दोनों की दोनों क्या है मेरे पास, ये है प्राइम नंबर्स। यहाँ पर देखो 2 भी प्राइम है एंड 3 भी प्राइम है। तो इस केस में ये जितने भी प्रॉब्लम्स में पूछे जाएगा ना, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम में पूछा क्या जाएगा वो देखो। तो सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने होंगे ना। तो उस केस में देखो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स में जो नंबर गिवन है ना 3 एंड 2, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे एंड इसमें एक ऐड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मेरे पास, 4 गुना 3 मतलब 12। तो इस केस में अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 है ना, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास कितने होंगे, 12, ठीक है। अब वो बोल सकता है कि मेरे को सम फाइंड आउट करो, जो जितने भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे ना, उनका सम मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उस केस में देखो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, तो ये देखो पहला समझ लेते हैं, बाकी तो फिर इजीली हो जाएगा नीचे वालों का, तो ठीक है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स गिवन है ना नीचे, इनकी वैल्यू स्टार्ट करनी है 2 की पावर 0 से, मतलब पावर 0 से स्टार्ट करना है, और ये जाएगा कहाँ तक, मैक्सिमम पावर जितनी गिवन होगी ना वहाँ तक। तो ये गया मेरा 2 की पावर 3 तक, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड नंबर के लिए करेंगे, 3 की पावर 0 कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर 2 तक। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, वही मेरा क्या होगा, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहाँ देखो ये 1 हुआ, ये हुआ 2, ये हुआ मेरे पास 4 एंड ये हुआ 8, 8 4 12, 12 और 2 14 1 15, तो ये हुआ 15। इधर देखो 1 प्लस में 3 प्लस में 9, तो ये हुआ 13। तो 15 इंटू 13 जो वैल्यू आएगी ना मेरे पास, तो सोल्व कर लेते हैं, 15 45 4, 15 4 19, 195। तो ये जो 195 आया ना वैल्यू, ये क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो ये आया 195।
ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अब उसने पूछा देखो टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास वैल्यू क्या थी, n इक्वस टू 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं a की पावर x एंड b की पावर y। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। अब यहाँ पर ओड फैक्टर्स हमें निकालने हैं, ओड फैक्टर्स। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो इवन वाली फैक्टर्स है ना, इसको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसकी वैल्यू लेंगे ही नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू लेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा लेंगे। तो मतलब 2 प्लस में 1, ये मैंने जो मेरा जो प्राइम नंबर था ना ओड वाला, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर उठा ली। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, ये देखो, मान लो मैं यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो मैंने लेट से मैंने 2 की पावर 1 यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, तो मतलब ये जो 2 की पावर 1 है ये एक मेरा इवन नंबर है। एंड इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट क्या आएगा, मेरा इवन नंबर ही आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स है ना इनको हम हटा देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं लेते। हम क्या लेते हैं, सिंपली 2 की पावर 0, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 आया। तो इस केस में ये जितने भी मेरे पास फैक्टर्स होंगे ना, ये सारे के सारे ओड होंगे। तो कितने होंगे, 3। तो 3 मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ओड फैक्टर। मान लो अब हमें सम निकालना हो, सेम इन ओड फैक्टर्स का सम निकालना हो, तो सम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 0, अब बाकी की चीज़ नहीं लेनी, और बाकी जो मेरे पास ये ओड नंबर्स थे उन्हीं को उठाना है। 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2, तो ये कितना आया, 1। एंड इधर कितना आया, 1 प्लस 3 प्लस में 9, तो ये आया मेरा 13। तो जो सम होगा ना ओड फैक्टर्स का वो कितना होगा, 13। ठीक है, ऐसे ही इवन के लिए वो कैलकुलेट करवाएगा। तो इवन के लिए कैसे करेंगे, देखो अभी हमने क्या किया था, ओड वाले को हटा दिया था। ठीक है, ओड वाले को हटा दिया था, सॉरी इवन वाले को हटा दिया था ओड कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें इवन निकालना है। तो इवन के केस में देखो, इवन फैक्टर के केस में देखो, हमारे पास एक इवन होना चाहिए, उसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो इस केस में देखो इवन मैं कैसे ला सकता हूँ, इवन नंबर क्या होंगे मेरे पास, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये मेरे पास 2 के पावर्स होंगे। तो इस केस में अगर मैं इसको हटा दूँ, क्योंकि ये 1 देगा, ठीक है, तो बाकी जितने भी होंगे ना मेरे पास, ये सारे के सारे क्या होंगे, इवन फैक्टर लाएंगे, क्योंकि एक नंबर इवन होगा, उसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या देगा मेरे को, इवन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पावर है ना, पावर सेम पावर ले लेते हैं, उसमें एक ऐड नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम 2 की पावर 0 हम यहाँ से हटा चुके हैं। तो इस केस में 3 आया इंटू में, और जो बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसमें हम एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना है मेरे पास, 9। ठीक है, तो टोटल मेरे पास फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर 9। अब हमें सम निकालना हो तो सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सम देखो, सम हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हमें वैल्यू कितनी लेनी है, 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3। हमने बेसिकली 2 की पावर 0 हटा दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 आएगा ना, तो उस केस में ओड फैक्टर्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, वही नहीं करने हमें यहाँ पर, सेम फिर हमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसे सोल्व करेंगे। तो 2 प्लस में 4 6, 6 प्लस में 8 14, इंटू में ये कितना है मेरे पास 13। तो 14 इंटू 13 जो भी रिजल्ट आएगा ना मेरा, वो सम होगा किसका, इवन फैक्टर्स का। अब यहाँ पर देखो और चीज़ें पूछ सकता है वो, टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में देखो हम अभी क्या कर रहे थे, ये जो पावर्स है ना उनमें एक ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही प्राइम फैक्टर्स की बात आएगी ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पावर होगी ना सिंपली उन्हीं को हम ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करते हैं, तो ये हुआ 3 प्लस में 2, तो ये हुआ 5। तो टोटल मेरे पास प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 5। अब हमें लेट से एवरेज कैलकुलेट करना हो, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल ये जो सम था ना मेरा, इस सम को यहाँ पर लेके आएंगे, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये वाली वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्रॉब्लम पूछी जाती है यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है मेरे पास। लेट्स से 1001 मेरे पास नंबर गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, तो सिंपली हमें इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन पता होना चाहिए कि इसको हम 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 101 है होता है मेरे पास, उसको भी हम क्या करते हैं 3 इंटू में 37, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो 1001 की वैल्यू क्या होती है 7 इंटू 11 इंटू 13, इससे वो डिवाइड होता है। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखो कि अगर इसी को मैं किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ए बी सी, लेट से मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है, तो वो क्या होता है कि वो 2 बार रिपीट हो जाती है, तो ए बी सी एंड ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेट से मेरे पास एग्जाम के अंदर एक प्रॉब्लम दे, वो इस तरीके की प्रॉब्लम दे 1 2 3 एंड 1 2 3, फिर वो बोले कि मेरे को बताओ कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, और ऑप्शन के अंदर हमें गिवन हो 7 2 3 एंड 17। ठीक है, ये नंबर गिवन हो। अगर हमें पता है कि ये जो 3 नंबर वाली डिजिट है ना ये रिपीट हो रही है, तो इस केस में मेरे पास 1001 इसका एक फैक्टर आएगा एंड वो 7 11 एंड 13 मतलब इन्हीं नंबर से डिवाइड होगा। तो इस केस में हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि किसी भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो उस केस में 1001 उसका एक फैक्टर है एंड वो 7 11 एंड 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी प्रॉब्लम को देखो एक तरीके से बोल सकते हैं कि लेट से मेरे पास कोई नंबर है, वो ऐसे देगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ये 50 टाइम्स या फिर 3 का मल्टीपल क्या होगा 33 टाइम्स या फिर 36 टाइम्स वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, तो फिर हमें बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ऐसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो सेम हमें वही कंसेप्ट लगाना होगा, ये जो ऊपर गिवन है हमारे पास कि ये टोटल नंबर किससे डिवाइड होगा 1001 से। तो इस केस में 7 11 एंड 13 ये मेरे पास क्या होंगे यहाँ पर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल्स का कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो डेसिमल होंगे ना उसको मैं 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, तो पहला तो देखो मेरे पास इनमें 2 टर्म्स आती है रिकरिंग एंड दूसरा होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इनका मतलब देखो रिकरिंग का मतलब क्या आता है कि वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिकर कर रहा है। एंड टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इन्हीं 2 के बेसिस पे मैं 3 नंबर्स फॉर्म करता हूं यहाँ पर। पहला देखो लेट से मेरे पास कोई नंबर है 0.23456 ठीक है, ये फिनिश हो गया यहाँ पर। फिर दूसरा नंबर है मेरे पास 0.234343434। ठीक है, एंड थर्ड नंबर है मेरे पास 0.234234234 और ये चलता रह जा रहा है। ठीक है, एंड एक नंबर और ले सकता हूँ क्या यहाँ पर मैं, नहीं बस 3 नंबर से हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलो एक नंबर और ले लेते हैं 0.234567897543262। ठीक है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 4 नंबर यहाँ पर लिखे हैं, तो इन 4 नंबर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला नंबर मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये मेरे पास एक फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड डेसिमल नंबर है एक, तो इसको मैं बोल सकता हूँ नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं हो रहा। ठीक है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा कुछ इंटरवल के बाद में। एंड दूसरा क्या है, ये टर्मिनेट हो चुका है, तो इस नंबर को मैं क्या बोलूँगा नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। एंड सेकेंड नंबर क्या आता है मेरे पास, यहाँ पर देखो रिकरिंग तो हो रहा है, यहाँ पर देखो रिकर के कौन कौन सा नंबर हो रहा है 34343434। ठीक है, बट यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये टर्मिनेट हो चुका है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड थर्ड नंबर देखो मेरे पास क्या हुआ 234 यहाँ पर मेरा रिपीट हो रहा है और वही चीज़ रिपीट होती जा रही है, तो ये नंबर होगा मेरा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ 0.234 इसका बार। ये जो बार होता है ना यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर है ना मेरे पास ये रिपीट हो रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है,
एंड फोर्थ जो मेरे पास नंबर है, यहाँ पर देखो इसका कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब ये रिकर नहीं हो रहा, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा कुछ टर्म्स के बाद में। तो यहाँ पर देखो हम इसका बिहेवियर पता नहीं कर सकते। 2 के बाद में 3 4 5 6 7, फिर उल्टा चल गया ये, ठीक है, फिर बीच में कुछ 2 के बाद में 6 आ गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट लेकिन रिकरिंग नहीं है। तो इस केस का भी ये हो चुका, ठीक है। तो ये 4 नंबर मेरे पास फॉर्म हो सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछता है, हमारे जो मेन एग्जाम के अंदर जो कंसेप्ट आता है ना, वो आता है हमारे पास ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को यहां पर डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस नंबर को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें पूछता क्या, वो पूछता है कि इस नंबर को हमें फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हमारे पास आएगा। तो लेट से मेरे पास कोई एक नंबर है 0.ABC, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ABC 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 ABC, ये रिपीट हो रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो देखो कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, ABC लिखो, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसको लिखो, एंड जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ABC, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 3 बार 9 यहाँ पर नीचे डाल दो, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जन हो चुका है इसका, ठीक है। लेट से मेरे पास 2 नंबर हुआ तो AB, तो इस केस में AB अपॉन में 9 ये इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा। अब लेट से मान लो कि कुछ नंबर को छोड़ के उसके बाद वाले नंबर मेरे रिपीट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.ABC मेरे पास है, एंड ये जो BC है ना, BC यही मेरा रिपीट हो रहा हो आगे, तो इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको देखो सिंपली कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपली कंप्लीट नंबर लिखना है ABC, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके ऊपर लाइन नहीं है, मतलब A, और उसके बाद में जितने मेरे पास यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं ना, BC रिपीट हो रहा है मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9, एंड जो नॉन रिपीट हो रहा है ना उसका 0। तो ये मेरा क्या हुआ, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जन हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट से मेरे पास ABCD ये 4 नंबर है, ठीक है, एंड यहाँ पर लेट से मेरा जो D है ना, D वो ही रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो ना, तो देखो कैसे करेंगे, सिंपली कंप्लीट नंबर को लिखेंगे ABCD, इसमें से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं ना उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ABC को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जितने मेरे पास ये रिपीटिंग, मतलब जो लाइन जितने नंबर के ऊपर है ना उतने हम 9 लिखेंगे, 9, और बाकी जो नॉन रिपीटिंग है ना उनको हम क्या करेंगे, उतने ही 0 लगा देंगे, मतलब 3 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका फ्रैक्शन कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो आई होप इन 4 एग्जाम्पल से आपका ये जो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, इनको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जन आपको आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो पहले सिंपल नंबर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर n वाले नंबर्स का हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 तो नहीं, खैर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कहाँ तक, नेचुरल नंबर तक, जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो 2 की पावर n है ना उसकी डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, ये जितने भी नंबर होते हैं ना मेरे पावर के अंदर, मतलब n की वैल्यू जितने भी होगी उतने हम राइट साइड से नंबर उठाएंगे। लेट से मेरे पास कोई नंबर है 2 3 4 5 6, ये नंबर है, ठीक है। लेट से मुझे 2 की पावर 1 मतलब 2 का हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड से है ना उतने ही नंबर उठाएंगे, मतलब एक ही नंबर उठाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, मतलब 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 2 से डिवाइड है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है किससे, 2 की पावर 1 से। लेट से मैंने 2 की पावर 2 लिया, तो इस केस में जो n की वैल्यू है वो कितनी हुई, 2। तो इस केस में हम 56 को डिवाइड करेंगे। तो 56 को किससे डिवाइड करेंगे, ये 2 की पावर 2 मतलब 4 से। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है ना तो ये कंप्लीट नंबर मेरा 2 की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 चौक 16, तो 14 आया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना 4 से डिवाइड है, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर 3 से हम डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो उस केस में देखो कि जो 3 नंबर उठाएंगे राइट हैंड साइड से, तो 4 5 6, इसको हम 2 की पावर 3 मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है
तो जो हमारे पास जो नंबर गिवन है वो कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो 2 की पावर n का सिंपल सा है रूल। अब हम क्या करते हैं, 3 की पावर n का देखते हैं। तो 3 की पावर n में क्या होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, 9, 27, 81 चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो नंबर गिवन है ना मेरे पास, जो नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स का सम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और उसको हम 3 की पावर n से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, ठीक है, ये नंबर मेरे पास है। इसको मैं क्या करता हूँ कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 इनसे डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 एंड 3 की पावर 2 मतलब 9 एंड 3 की पावर 3 मतलब 27। ठीक है, तो 3 से मैं डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा ना, तो इनके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो 3 + 2 5 + 4 9, तो 9 मेरे पास आया। अब क्या करूँगा मैं, इस 9 को डिवाइड करूंगा किससे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 1 से डिवाइड करूंगा मतलब 3 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा 9। तो मतलब ये जो नंबर गिवन है मेरे पास ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 3 की पावर 2 से भी डिविजिबल है। बट यहाँ पर 27 से डिवाइड करूंगा ना 9 को, तो उस केस में ये 9 27 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 2, 3, 4 है ना, ये 3 की पावर 3 मतलब 27 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। जैसे 5 मेरे पास बच गया, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे देखते हैं। तो जो मेरे पास यूनिट डिजिट होती है ना, वो मेरे पास 0 या फिर 5 होनी चाहिए इस केस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर सकते हैं। जैसे 25 हुआ, तो 25 जो मेरे पास है इसका डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 2 डिजिट है ना, 00, 25, 50, 75, ये 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 एंड 25 का हो गया। तो 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4, 5, 6, 7, 7 का हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे नंबर्स हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल देखा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से 7 का देखते हैं। तो 7 का देखो, 7 का हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी 13 का इतना नहीं पूछता, 17 का भी नहीं पूछता, बट 7 का ध्यान रखना। तो 7 के नंबर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यूनिट डिजिट है ना, लास्ट वाली डिजिट, उसको हम उठाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाकी की डिजिट्स बची है ना हमारे पास, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट से मेरे पास ये गिवन जो नंबर है उसी को देखते हैं। तो 651 मेरे पास नंबर है कोई। ठीक है, इसका हमें 7 से डिविजिबिलिटी देखना है हमें कि ये डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है ना, यूनिट वाला नंबर, उसको उठाएंगे 1, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हुआ मेरा 65, 65 में से 2 गया, मेरा कितना बचा 63। फिर 63 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि जहाँ तक हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं वहाँ तक कर ही लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा ये पहाड़ा ही है तो 7 का। ठीक है, तो 7 नाम 63, मतलब 9 टाइम्स कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ना मेरे पास, कौन सा 651, ये मेरा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, ये एक जगह और काम में आता है। देखो जहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, प्रॉब्लम में पूछी हुई एग्जाम्पल है। तो लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है XYZ। ठीक है, ये नंबर है, ये क्या है, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन के अंदर गिवन था ABCD। ठीक है, हमें बताना था कि कौन सा XYZ की फॉर्म के अंदर कौन सा नंबर मेरा डिविजिबल होगा 7 से। और तो उसके अंदर एक ऑप्शन गिवन था मेरा XY माइनस का 2Z, ये मेरा नंबर होगा 7 से डिविजिबल। तो ये जिस ऑप्शन के अंदर होगा ना वो राइट होगा। तो ये आया कहाँ से वो देखो, तो हमने इसी जो ये मेथड है ना डिविजिबिलिटी रूल 7 का, इसी को यूज़ करके ये आया है हमारे पास। कैसे आया देखो, ये XYZ है मेरे पास, इसमें मैंने क्या किया, लास्ट वाली नंबर उठाया Z, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2Z, और इसको मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब XY माइनस का 2Z। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लेता है वो, तो ये जिस ऑप्शन के अंदर होगा ना वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम पूछी थी एग्जाम के अंदर ये वाली। ठीक है, हम वैसे भी कर सकते हैं, XYZ की वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
वैसे भी हो सकता है वो, ठीक है, बट ये हमारे पास अप्रोच अच्छी है। ऐसे ही 13 का हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगी ना उसका हम 4 टाइम निकालेंगे, और बेसिकली अब हम क्या करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 1326 मेरे पास नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लास्ट वाली डिजिट है ना 6, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आया मेरा, एंड ये नंबर मैं ऐड कर दूंगा 132 के अंदर। तो 132 के अंदर मैं 24 ऐड करूँगा तो ये आया 156, एंड ये 156 अब डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, तो ये डिविजिबल है। तो इस केस में ये जो टोटल नंबर है ना ये भी डिविजिबल होगा किससे, 13 से। ऐसे ही 17 का क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है ना, लास्ट डिजिट, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो बेसिकली 7 एंड 17 वाले में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड जो 13 है उस केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके 13 में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वाले डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नेचुरल नंबर की सीरीज यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर देखो समेशन ऑफ एन मेरे पास एक सीरीज आती है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो 1 + 2 + ये कहाँ तक, ये एन तक। तो इसका सम क्या होगा मेरे पास, तो इसका सम होगा n इंटू में n+1/2। तो ये मेरे पास इसका सम होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस सीरीज़ के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो इवन नंबर्स होंगे ना मेरे पास, तो उसकी सीरीज़ का सम क्या होगा। तो इस केस में देखो ये मेरे पास होगा n इंटू n+1। ऐसे ही मेरे पास 1 + 3 कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये होगा, इसका सम कितना होगा, इसका होगा n²। ये डायरेक्ट हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही समेशन ऑफ n², इसका क्या होगा, तो 1² प्लस में 2² प्लस में 3²। अगर ये सीरीज़ गिवन हो हमें, तो इसका सम होगा हमारे पास n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6। ये इसका सम होगा, ठीक है। ऐसे ही n³ होगा हमारे पास, तो उस केस में देखो 1³ प्लस में 2³, ये चलता रहेगा n³ तक। तो ये होगा n इंटू में n+1/2 एंड इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुछ सीरीज़ की टर्म्स होती है, तो इनको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम AP एंड GP को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो AP का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड GP का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। तो ये होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास कुछ टर्म्स होती हैं यहाँ पर, A1 A2 A3 एंड ये चलता रहता है सोन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस, वो ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। मतलब जो डिफरेंस होता है ना दो टर्म्स के बीच में, कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही अगर मेरे पास टर्म्स है यहाँ पर A1 A2 A3 एंड ये चलता रहा, इन दोनों के बीच में जो मेरे पास रेशियो होगा ना, रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस टर्म्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट टर्म आएगी, ठीक है। उसी नंबर को मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना प्रीवियस टर्म्स को, वो कॉमन है सभी के लिए। फॉर एग्जांपल, तो A1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास A2 आ जाए, फिर वापस से A2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि नेक्स्ट नंबर आ जाए मेरा, इस तरीके से। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरे पास रेशियो होगा ना A2/A1, या फिर नेक्स्ट टर्म टू प्रीवियस टर्म्स का रेशियो होगा ना, वो मेरे पास कांस्टेंट होगा। तो A3/A2 ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो रेशियो होगा ना मेरा, ये कॉमन होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, GP। AP एंड GP में ये डेफिनेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली AP के अंदर पूछता क्या हो, AP के कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो nth टर्म मेरे पास जो होगी ना, वो क्या होगी, A प्लस में n-1 इंटू में D, ये मेरे पास n होगी। एंड जो सम होगा ना n टर्म्स का, वो क्या होगा, देखो n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में D। तो ये मेरे पास जो होगा ना, ये n टर्म्स का सम होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसे ही GP के अंदर क्या पूछता है,
तो जीपी की जो nth टर्म होगी ना, nth टर्म वो क्या होगी, वो होगी a r की पावर n माइनस का 1। यहाँ पर जो a मैंने लिखा है ना, ये फर्स्ट टर्म है, a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म। दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होगी बट लेकिन जो यहाँ पर a जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा। एंड r यहाँ पर क्या है, मेरा कॉमन रेशियो। एंड d क्या है यहाँ पर, ये है मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो जीपी के अंदर दो केस होते हैं समेशन के। तो समेशन के केस में देखो, पहला क्या हो, इनफाइनाइट सीरीज हो, इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर जो एस एन वैल्यू होगी ना मेरी, वो क्या होगी, a अपॉन में 1 माइनस का r। तो ये मेरा समेशन का फॉर्मूला होगा जब हमारी जो सीरीज होगी इनफाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास अगर n टर्म्स हो उस सीरीज के अंदर, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा a r की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस का 1। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखना। अगर मेरा यहाँ पर r 1 से बड़ा है, अगर r 1 से छोटा हो तो इसको हम उल्टा कर देंगे, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस का r। तो ये थोड़े से यहाँ पर फॉर्मूले ध्यान में रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं n फैक्टोरियल के अंदर। ये सिर्फ जीरोज निकालने का ही तरीका नहीं है, हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट और कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल के अंदर मेरा जो नंबर है ना, वो कितनी बार अकर हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जीरोज, इसका मतलब हुआ 10। तो 10 मेरा n फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार अकर हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो ऐसे ही मैं अगर मान लो a कोई नंबर है, वो n फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार अकर कर रहा है वो कैलकुलेट करना है ना, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों का देखते हैं। तो पहला देखो, अगर मान लो मैं a कैलकुलेट करने का तरीका फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास कोई n फैक्टोरियल है यहाँ पर। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरे को कैलकुलेट करना है कि मेरा a जो है कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, कितनी बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पावर कुछ होगी। ठीक है, अगर मैं इस n फैक्टोरियल को a से डिवाइड करूँगा तो कुछ आएगा, पावर में कुछ आएगा, मतलब a उतने बार अकर हो रहा है। तो इस n की वैल्यू ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करते हैं, देखो ये जो n फैक्टोरियल है ना, इसको हम a से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ नंबर आएगा। ठीक है, फिर जो n फैक्टोरियल है ना, उसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर कुछ नंबर आएगा। उसके बाद में क्या हुआ, फिर n फैक्टोरियल को हम उसके क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे, a की पावर यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही n फैक्टोरियल हम a की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ये चलता रहेगा हमारा। तो जो नंबर आएंगे ना मेरे, ये जो नंबर आएंगे, ये जो रिजल्ट आएगा, इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा ना, तो उस केस में ये मेरी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखा मैंने, 100 फैक्टोरियल है मेरे पास। अगर मान लो मैं इसमें 5 का अकरेंस फाइंड आउट करूं, तो 5 की पावर n, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सिंपली मैं 100 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा सबसे पहले। तो ये कितना है मेरे पास, 20। ठीक है, फिर मैं 100 को इसका स्क्वायर करते हैं 25, तो इससे डिवाइड करूंगा 4 आया। फिर मैं क्या करूंगा, 100 को इसका मतलब ये 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो अब मैं 125 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 100 छोटा है मेरा, तो 0 आएगा। तो यहीं पर हमें रुक जाना है। तो इसका मतलब ये जो n आया ना, n की वैल्यू कितनी आएगी, इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आया मेरा 24। तो 5 की पावर 24 आएगा इसका मतलब। तो मतलब n की वैल्यू कितनी आई, 24। तो अब देखो, अब इसी को हम रिलेट करेंगे जीरो से। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज देखो, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए देखो, एक जीरो बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 5 एंड 2, ये दोनों नंबर चाहिए। ये तो सबको पता है। ठीक है, 5 भी चाहिए एंड 2 भी चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास 100, लेट से कोई एग्जांपल, वो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कि n की वैल्यू मैंने 100 ले ली। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर हमें जीरोज निकालने हैं, मतलब इसकी भी कुछ पावर होगी एंड इसकी भी पावर कुछ होगी। लेट से इसकी x हुई एंड इसकी y हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर लेट से मेरे पास x यहाँ पर ग्रेटर देन y हुआ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, तो वो होंगी मेरे पास y। क्यों, क्योंकि जीरोज बनाने के लिए हमें
5 भी चाहिए एंड 2 भी चाहिए, दोनों होंगे तभी ही 0 बनेगी। अगर मैं बोलूँ कि अकेला मेरा 5 ही है तो उसे 0 बना दोगे क्या? तो नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें ही चाहिए, 5 भी चाहिए एंड 2 भी चाहिए। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, ये जो पावर्स होती है ना, इनका मिनिमम लेते हैं, इनका मिनिमम लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 5 की पावर भी निकालेंगे एंड 2 की पावर भी निकालेंगे, दोनों का मिनिमम ले लेंगे। तो उस केस में जो मिनिमम आंसर आएगा ना वो जीरोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने 5 का तो निकाल लिया था, कितना आया था 24। अब यहाँ पर हम 2 का निकालेंगे, तो 100 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हुआ मेरा 50। फिर मैं 100 को 4 से डिवाइड करूँगा 2 का स्क्वायर करके, तो ये हुआ मेरा 25। फिर 100 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये हुआ मेरा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 के लिए कुछ आएगा लगभग इतना। ठीक है, हमें मतलब एग्जैक्ट नहीं निकालना, मतलब जो रिमाइंडर बचता है ना उसको हटा देना है। उसके बाद में 100 आया, 16 आया। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखो 24 है एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेरा 50 आ गया। बट हमें चाहिए क्या था, एक्स एंड वाई के अंदर मिनिमम चाहिए था। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी ना मेरी कितनी होगी 24, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे यहाँ पर 24। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं किसी भी n फैक्टोरियल के अंदर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर देखेंगे हम, तो सबसे पहले एक चीज़ देखो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, 4 की पावर कुछ भी हो x, इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा ना तो मेरे पास 4 ही आएगा। तो एक कंसेप्ट यहाँ पर ये देख लेना। एंड सेकंड यहाँ पर देखो 2-3 कंसेप्ट है मेरे पास। लेट से मेरे पास a इंटू बी इंटू सी है मेरे पास, इसको मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर होगा ना a अपॉन में d, इसका जो रिमाइंडर आएगा प्लस में b रिमाइंडर d मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इंटू में c रिमाइंडर d। तो हम क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर निकालेंगे R1, इसका निकालेंगे R2 एंड इसका निकालेंगे R3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम रिमाइंडर आएगा मेरा। अब ये होता है कि R1 इंटू R2 इंटू R3 अगर मेरा D से ज़्यादा हो रहा है ना, तो एक बार मैं और इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, D से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि D से छोटा आ जाए रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं ना उससे छोटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट से मेरे पास ये हुआ, एक है मेरे पास 7, एक है मेरे पास 11, एक है मेरे पास 13। ठीक है, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 से मेरे को रिमाइंडर बताना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अलग अलग यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट कर लूँगा। तो ये हुआ मेरा 7 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आया 2। अब 11 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना है 1। अब मैं 13 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना है 3। तो ये ओवरऑल कितना है 6। अब ये 6 5 से बड़ा है तो एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये है 1। तो इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा ना मेरा कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो सेम हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी हो ना, तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, a का रिमाइंडर निकालो d के रेस्पेक्ट में, प्लस ये जो साइन है ना, साइन ये बीच में आ जाते हैं, b का निकालो d के रेस्पेक्ट में, प्लस में c का निकालो d के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही a माइनस बी माइनस सी अपॉन में d, तो ये हुआ a अपॉन में d, रिमाइंडर है ये एक तरीके से। ठीक है, माइनस का b अपॉन में d माइनस का c अपॉन में d। ये रिमाइंडर के लिए, ये ध्यान में रखना, कभी आप बोलो कि a इंटू बी इंटू सी है मेरे, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 है मेरे पास, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये गलत होगा फिर। ये सिर्फ हम रिमाइंडर के लिए, ये रिमाइंडर के लिए, ये ध्यान रखना, ये डिवीजन सोल्व करने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम यहाँ पर रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये R1 मान लेते हैं, ये R2 एंड ये R3। ठीक है, सेम R1 R2 एंड R3। अगर ऐसे करोगे तो और कुछ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम हो गया। इसमें थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर कैलकुलेट करते टाइम थोड़ा ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर देखो, तो लेट से मेरे पास कोई नंबर है ऊपर n एंड इसकी पावर है कुछ y एंड कुछ मेरे पास नंबर है नीचे d। तो हम क्या करते हैं कि ये जो n है ना, n मेरा, इसको इस फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं कि ये d से हम जब डिवाइड करें ना तो प्लस या फिर माइनस का 1 इतना ही डिफरेंस दे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि n की पावर y मेरे पास ऊपर है एंड नीचे मेरे पास d है, तो मैं d से इस n है ना, ये जो n है, इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आऊँगा मैं कि जब हम d से उसे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर या तो +1 बचे या फिर -1 बचे।
ठीक है, तो उस केस में रिमाइंडर हम क्या करेंगे, +1 या फिर -1 की पावर y, ये हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास 16 है एंड 16 की पावर कितनी है, 100 है। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 16 है मेरे पास, इसकी फॉर्म पहले से ही उस फॉर्म के अंदर है कि ये +1 एंड -1 ला सके, कब, जब ये 3 से डिवाइड हो। तो मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजू 15, तो एक बचा मेरा, तो +1 रिमाइंडर है, इसकी पावर कितनी, 100। तो ये हमेशा एक रिमाइंडर देगा, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, ये जो n है ना, n, इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है कि हमारी वैल्यू कितनी दे, +1 या फिर -1 एज ए रिमाइंडर दे। ठीक है, एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। अलग एग्जाम्पल किस फॉर्म के अंदर देखें, तो हाँ, तो लेट से मेरे पास 2 की पावर यहाँ पर कितनी ले सकता हूँ मैं, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 है एंड नीचे मेरे पास कितना है, 15, ये मेरे पास है। एंड हमें यहाँ पर क्या करना है, रिमाइंडर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 2 की पावर 16 है ना, इस n को मैं इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँगा। जब हम 15 से डिवाइड करेंगे ना, तो +1 या फिर -1 का रिमाइंडर दे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को 16 बना सकता हूँ। तो 16 कैसे बनाऊंगा, ये जो पावर 4 है ना, इससे मैं ले लूँगा, तो इससे पावर 4 लूँगा, तो 2 की पावर 4 एंड ऊपर आया 4, ये हुआ 6, ये 15। तो ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 की पावर 4 एंड ये हुआ 15। अब ये +1 ज़्यादा है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो ये ध्यान रखना कि हमें जो n है मेरा, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है कि हमें वो +1 या फिर -1 का रिमाइंडर दे। तो ये हमारे पास कुछ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, इनको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, Tier 2 की कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम होगी, आपको मज़ा आ जाएगा देखना। मैंने यहाँ पर इसको ऐसी सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स ली है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगी एंड आपको मज़ा तो आने ही वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ 49 की पावर 15 माइनस का 1। तो 49 की पावर 15 माइनस का 1, तो ये मेरे पास कोई नंबर गिवन है, हमें इसका डिवाइजर निकालना है। हिंदी में देख सकते हो आप। ठीक है, तो हमें इसका भाजक निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना मेरे पास, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। उनमें से पहली चीज़ देखो, अगर लेट से मेरे पास a की पावर n है प्लस में b की पावर n है एंड यहाँ पर a की पावर n माइनस का b की पावर n, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। तो इनमें हमें ये ध्यान होना चाहिए, अगर मेरा n यहाँ पर ओड है, ठीक है, n मेरा यहाँ पर ओड है, तो उस केस में ये जो नंबर होगा ना, a प्लस b से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, अगर यहाँ पर n मेरा ओड है, तो इस केस में ये जो नंबर होगा ना मेरा, a माइनस b से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये जो पावर 49 की पावर कितनी है, 15, तो मैं 1 की पावर कितनी भी लिखूं 1 ही आएगा, तो 1 की पावर 15 भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आ गई ना मेरी, वो कितनी आई, ओड। तो इस केस में ये जो नंबर होगा ना मेरा, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये होगा 49 माइनस का 1, ये वाला केस बन रहा है मेरा। ठीक है, तो 49 माइनस का 1, ये कितना हुआ, 48। तो 48 मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो 48 आ गया, तो हमें सिंपली क्या करना है, 48 या फिर 48 का कोई डिवाइजर, वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है ऑप्शन के अंदर। तो देखो 48 तो है नहीं, तो 48 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 8 भी करता है, 6 भी करता है, तो 8 6 में कुछ है, हाँ है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास 8 है ना, ऑप्शन सी, ये मेरा राइट आंसर होगा इस केस में। ठीक है, 14 डिवाइड नहीं करता 48 को, 46 तो वैसे ही नहीं करता, 50 नहीं करता, तो इस केस में मेरा 8 यहाँ पर आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो ऐसे उनको अप्रोच करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ n की पावर 1/3 लाइज बिटवीन 6 and 7 वेयर n इज एन इंटीजर, देन हाउ मैनी वैल्यूज n कैन टेक। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो ये बोल क्या रहा है, n की पावर 1/3 मेरा लाई करता है 6 and 7 के बीच में, एंड जो n है मेरा वो क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है एक। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि n कितनी वैल्यूज टेकअप कर सकता है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर लाई बिटवीन है,
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल साइन नहीं आएंगे, 6 एंड 7 इंक्लूड नहीं है इस केस में, तो हमें इंटीजर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, इनकी कितनी वैल्यू ले सकता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो तीनों का क्यूब करूँगा तो 6 का क्यूब कितना हुआ 216 एन ऐसे की ऐसे, एंड 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो एन अब इन दोनों के बीच में लाई करता है, 216 के बीच में एंड 343 के बीच में। तो एन कितनी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, तो सिंपली हमें क्या करना हो इनका डिफरेंस, तो 343 में 216 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचा, तो ये बचा 7 एंड ये हुआ 2 27 127। तो 127 ऐसी वैल्यूज हैं जिस पे एन की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। तो इस केस में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस केस में राइट आंसर होगा मेरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप किसी भी प्रॉब्लम को कॉपी एंड पेस्ट करके देख सकते हो, ये सारी की सारी टीयर 2 की प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड देन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, स्टार मार्क कर लो इसे। ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कौन से वाले, जब हम नंबर्स को रिवर्स करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कुछ उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड देन द नंबर इज डिक्रीज बाय 36। तो लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है x एंड y, ये नंबर है। अब वो क्या बोल रहा है, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, yx मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल वाला नंबर था ना वो डिक्रीज हो जाएगा किससे, 36 से, तो माइनस का 36। तो ये वो यहाँ पर भी बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं इस नंबर को मैं वंस एंड टेंस की प्लेस पे लिखूंगा ना, मतलब इसको ब्रेक करके लिखूंगा, तो ये हुआ 10x प्लस में y, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है एंड ये टेंस प्लेस पे है, तो ये है मेरा। अगर मैं इसमें 36 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास नंबर क्या मिलेगा, 10y प्लस में x। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बस क्या किया है, टेंस वाले प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है एंड यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x एंड y के अंदर मैं एक रिलेशन लेके आऊँगा, वो क्या होगा, ये हुआ x इधर आएगा तो 9x एंड y 10y इधर आएगा तो माइनस का 9y। ठीक है, एंड ये 36 उधर जाएगा तो 36। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 9 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस का y एंड ये हुआ 36। तो x माइनस का y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 4। तो यहाँ पर देखो दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो 4 मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 1 क्या है मेरा, करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84। ठीक है, क्या हमारी वैल्यू 84 हो सकती है क्या। तो यहाँ पर देखो हमें सिंपली करना क्या है, जो डिजिट्स का हमारे पास जो डिफरेंस है ना वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस केस में देखो 8 माइनस 4 करूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ये जो 84 है ना, ये नंबर हो सकता है, ये जो ओरिजिनल नंबर था ना, हमने जो 2 डिजिट नंबर माना था वो हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट है यहाँ पर। थर्ड वाली देखते हैं, नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर होगा क्या, हमारा जो एक्स वाई नंबर जो बनेगा वो कंपोजिट नंबर होगा क्या, हमेशा। हमेशा ये बोल रहा है, वैसे तो ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, बट लेकिन देखते हैं इसे कि हमारा ये जो नंबर होगा ये कंपोजिट होगा या फिर कुछ प्राइम भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। मतलब डिफरेंस है किसका, डिजिट्स का कितना है, 4। तो मैं मान लूँ अगर y की वैल्यू 1 लूँ तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 प्लस में y मतलब 5। अगर y की वैल्यू मैं 2 लूँ तो हमारा जो x होगा कितना होगा, 6। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3 हुआ तो ये कितना हुआ, 7। ये 4 हुआ तो ये कितना हुआ, 8। ये 5 हुआ तो वो कितना हुआ, 9। ठीक है, एंड ये 6 हुआ तो वो 10 नहीं हो सकता। क्यों 10 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास डिजिट्स हैं। ठीक है, तो डिजिट्स किससे बिलोंग करेंगी, 0 to 9 के बीच में ही बिलोंग करेंगी। तो इस केस में देखो हमारा ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा, या तो अब नंबर बनाते हैं 51 होगा इन दोनों को कंबाइन करके। अगर इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो ये कितना होगा, तो ये होगा मेरा 62 एंड इनका क्या होगा 73 एंड ये हुआ 84 एंड ये हुआ 95। ठीक है,
तो ये नंबर्स मेरे पास होंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो नंबर फॉर्म हुए ना, इनमें से कोई प्राइम नंबर है भी या नहीं है। ठीक है, तो 51 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 से डिवाइड होता है 17 से 51। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो 62 मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 73, हाँ 73 मेरा यहाँ पर प्राइम नंबर है। 73 यहाँ पर मेरा एक प्राइम नंबर है। तो इस केस में मतलब सारे के सारे मेरे पास कंपोजिट नंबर बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस केस में 73 आ गया मेरा प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? 1 एंड 2। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ये कितना हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा मेरा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स वेयर एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 70। तो हमें बताना है कि वैल्यू जेड की कितनी होगी। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा इसे। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास कितना गिवन है? 70। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि ये मेरे पास 70, देखो ये 70 गिवन है, एंड ये जो x y एंड z ये तीनों की तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। तो ये तीन प्राइम नंबर्स का सम हमारे पास क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। एंड ये जो 70 है मेरे पास क्या है? एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि तीन प्राइम नंबर्स का सम मेरे पास इवन कब आएगा? जब इनमें से, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि प्राइम नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो एकमात्र इवन नंबर है। वो कितना है? 2। ठीक है, बाकी क्या है? सारे के सारे ओड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो दो है मेरे पास सेम नहीं हो सकते, तो दो तो ओड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो दो ओड होंगे, तो दोनों का मैं ओड का सम करूंगा तो आएगा क्या? इवन। अगर इस इवन में अगर लेट से मैं तीसरा नंबर भी ओड ऐड कर दूं, तो उस केस में क्या आएगा? मेरा सम ओड आएगा। बट लेकिन आंसर मेरा क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेरा एक नंबर होगा ना इनमें से, वो क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसे। तो यहां पर देखो एकमात्र मेरे पास इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है? ओड नंबर है। और इसने बोला है कि एक्स वाई एंड जेड तीनों की तीनों क्या है? डिफरेंट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक इवन प्राइम नंबर ले भी लेता हूं ना, तो दो मेरे पास क्या होंगे? ओड होंगे। तो ये ओड हुआ एंड ये ओड हुआ, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है मेरे पास? इवन। तो इवन रिजल्ट है। इसको इसमें मैं एक तीसरा प्राइम नंबर ऐड करूंगा और रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? जो तीसरा नंबर होगा ना, वो हमें क्या लेना होगा? 2 लेना होगा, जो कि एकमात्र इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एक तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2। तो 2 ऑप्शन के अंदर नहीं है, मतलब ये z की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि z उसने पूछा है ना। तो लेट से मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? 2 इधर आएगा तो 68 बचेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस होके मेरे पास ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है? नंबर सोचने हैं। नंबर सोचेंगे भी नहीं, हम क्या करेंगे? ऑप्शन से उठाएंगे। तो 29 मेरे पास एक प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूंगा? z की वैल्यू 29 मैंने पुट कर दी। अगर 68 में से मैं 29 सब्ट्रैक्ट करूं और वो जो रिजल्ट है मेरे पास प्राइम नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब हमारे आंसर क्या है? 29। जो भी मतलब ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर होगा। तो ये होगा 18 में से 9 गया 9, एंड इधर कितना बचा मेरा? 3। तो 39 मेरे पास यहाँ पर आया। बट लेकिन जो 39 है ये 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 29 मेरी जेड की वैल्यू नहीं हो सकती। 43 पुट कर दे, तो 43 पुट करूंगा तो 68 में 43 गया मेरा, कितना बचा? ये 5 आया मेरा यहाँ, और यहाँ पर कितना आया? 2। 25। तो ये डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 31 पुट करते हैं, तो 68 में से 31 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आया 7 एंड ये आया 3। तो 37 मेरे पास यहाँ पर आया। ठीक है, एंड ओके, तो 37 एंड 31 दो नंबर है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, हाँ 31 आया मेरे पास। बट लेकिन यहाँ पर देखो एक कंडीशन और गिवन है मेरे पास, x लेस देन वाई लेस देन जेड, मतलब z हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जब मैं z सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, 31 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 68 में से, तो ये जो y की वैल्यू आई है ना 37, ये प्राइम तो है, बट लेकिन ये क्या है? z से बड़ी है। बट यहाँ पर देखो z से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? 37। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं गिवन होती ना, तो ऑप्शन हमारा 31 भी सही होता। ठीक है, बट यहाँ पर इसने कंडीशन लगाई है कि z सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा ही हम यहाँ पर प्राइम नंबर लेंगे। तो 37 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, तो आगे चलते हैं।
द नंबर 2918245 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर है मेरे पास, हमें इसकी डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो किस नंबर से डिविजिबल होगा ये? ठीक है, सिंपल है वैसे तो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ, इससे पहले एक कंडीशन देख लेते हैं। एक हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल था ना, उसमें एक कंसेप्ट छूट गया था। चलो वहीं देख लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है जो कि प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो। लेट्स से 6 है, तो ये हुआ 2 × 3, दो प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है 12। अगर मैं 6 की डिविजिबिलिटी रूल निकालूंगा ना, तो इसमें 2 भी है एंड 3 भी है। ठीक है, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड होगा ना, तभी ही ये उनके कॉम्बिनेशन वाले नंबर से डिवाइड होगा। लेट से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, तो मैंने क्या लिया, 27 नंबर लिया। ठीक है, तो मैं देखूंगा 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसका 2 एंड 3 हुआ। ये 3 से डिवाइड तो है बट लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है, तो इस केस में ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन वाले नंबर है ना, उनको हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाता है ना, तो उस केस में वो उनके कॉम्बिनेशन वाले नंबर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो 2918245 ये मेरे पास नंबर है, हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। तो सिंपल सा देखते हैं। सबसे पहले 3 एंड 9 को यहाँ पर हटाते हैं, तो इनका निकालेंगे तो सब सारी की सारी डिजिट्स का समय में यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो 9 + 2 11, 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31। तो 31 मेरे पास सम आ रहा है सभी का, जो कि ना कि 3 से डिवाइड है और ना ही 9 से डिवाइड है। तो ये केस तो गया। अब इस केस में देखो, ये जो 12 है ना, 12 यहाँ पर 4 एंड 3। ठीक है, 4 एंड 3 इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड होगा ना, तब ही ये 12 से डिवाइड होगा। बट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि ये जो नंबर है ना, मेरा नंबर, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में ये 11 से डिवाइड होगा। मतलब हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, हमारा ये वैसे ही हो गया 3 का एलिमिनेट करने से ही। ठीक है, और यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, हम क्या करते हैं इस केस में, लेट से मेरे पास ये नंबर है, तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स उठाते हैं। तो अल्टरनेट नंबर्स उठाएंगे ना, a + b + c + e, इनका डिफरेंस लेंगे, b + d + f। अगर ये डिफरेंस मेरा 11 से डिवाइड हो जाता है ना, तो उस केस में वो 11 से भी डिविजिबल होगा। ये भी हमने नहीं देखा था, तो ये दो चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 11। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 4002 to 700 इन विच द डिजिट 6 ओकर एग्जैक्टली ट्वाइस। तो हमें 400 से 700 में ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जिसके अंदर जो हमारा 6 है ना, 2 बार अकर हो रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें बेसिक अप्रोच से ही जाना होगा इसे। तो यहाँ पर देखो, 2 बार 6 लाने के लिए, 2 बार 6 लाने के लिए तो 400 से लेके 499 तक कितने नंबर होंगे, तो एक ही नंबर होगा, वो कौन सा होगा, 466। ठीक है, ऐसे ही 500 से लेके 599 तक ये कितने होंगे, तो ये होंगे 566, एक ही नंबर होगा। ऐसे ही अब देखो 600 से लेके 699 तक, इनके बीच में देखो नंबर को कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो 661 से लेके कहाँ तक, 662। अब यहाँ पर देखो एक नंबर हमारे पास आएगा 666, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 बार 6 आ गया ना इस केस में। तो लिख ही लेते हैं 664 एंड 665, 667, 668 एंड 669। ठीक है, तो ये नंबर कितने होंगे मेरे पास, 9 नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 660 हो रहा होगा ना इसमें, 660, तो ये 9 होंगे। तो ये 9 हुआ। ठीक है, ऐसे ही देखो इनके इसी के अंदर ये मेरे पास कौन कौन से होंगे, तो ये होंगे 606 तो आ ही गया, हाँ नहीं आया, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676,
6866696, तो ये नंबर भी कितने होंगे मेरे पास, 9 होंगे। ठीक है, तो ये इतनी ही पॉसिबिलिटी होंगी कि मेरा 400 से लेके 700 के बीच में कितने मेरे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनके बीच में 2 बार 6 आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हुआ 9 + 9 18, 18 एंड ये 2 नंबर 20। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 20। ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास एक सीरीज गिवन है यहाँ पर, और हमें क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, एक बार ट्राई भी कर सकते हो। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पर कुछ टर्म गिवन है, तो यहाँ पर टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्टैंडर्ड वे के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो स्टैंडर्ड वे क्या होगा, तो वो होगा n इंटू में n+1। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 से पुट करूँगा ना 20 तक, तो मेरे पास वो फर्स्ट 20 टर्म्स आ जाएंगी मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, n की फॉर्म में उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम हमारी जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज है ना उनको अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो ये होगा n² एंड ये हुआ n, एंड फिर से इसको एक्सपेंड करूँगा, तो ये हुआ n² प्लस में ये हुआ n। अब हमें पता है कि ये जो n² है ना, इसका समेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इंटू में n+1 एंड ये हुआ 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 प्लस में n इंटू में n+1 अपॉन में 2। तो ये दोनों मैंने एक्सपेंड कर लिए, दोनों के फॉर्मूले। अब हमें क्या करना है, 20 टर्म्स का सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है ना, तो n की वैल्यू सिंपली क्या पुट करनी है यहाँ पर, 20। तो 20 पुट करते हैं, तो ये हुआ 20, ये 21 एंड ये कितना हुआ, तो 20 दूनी 40, 41, 41/6। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आया, एंड ये सेकंड टर्म देखो 20 इंटू 21 अपॉन में 2। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो ये होगा 3 से काटते हैं, तो 3 7 21 एंड ये 2 से काटेंगे तो 10। तो मैं क्या करता हूँ, इस 7 को 41 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हुआ 7, 7 चौका 28 एंड 1 0 ऐसे कैसे, एंड ये कितना है मेरे पास 210। तो इसको मैं सोल्व करूँगा, तो ये है मेरे पास 0, 7 1 8, 8 2 10 और ये 3 080, इसका मेरे पास सम आया। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आए ना, तो हमें क्या करना होगा, उसका एक n की टर्म में एक शॉर्ट फॉर्मूला डिफाइन करना होगा, एंड उसके बाद में हमारा जो भी हमारे पास नेचुरल सम वाले फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/2 प्लस 11/3 प्लस में 7/6 एंड सो ऑन। ठीक है, टीयर 2 की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास टर्म क्या क्या है, 7/2 प्लस में 11/3 प्लस में 7/6 एंड ये चलता रहेगा कहाँ तक, 7 अपॉन में 156 प्लस में 11/575। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इनको मैं दो टर्म के अंदर इनको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 सीरीज़ के अंदर इनको मैं डिवाइड कर लूँगा। तो पहली सीरीज़ के अंदर मैं क्या लूँगा, देखो फर्स्ट सीरीज़ होगी मेरी 7/2 प्लस में 7/6 प्लस में 7/12 एंड चलता रहेगा कहाँ तक, 7/156 तक। एंड सेकंड जो होगा मेरा वो क्या होगा, वो होगा 11/3 प्लस में 11/15 प्लस में 11/35 प्लस में ये चलता रहेगा 11/575। अब यहाँ पर देखो मैं इन 7 को कॉमन ले सकता हूँ, 7 को कॉमन लूँगा तो ये जो नंबर होंगे ना मेरे, इनको देखो मैं कुछ मेरा यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। वो रिलेशन देखो, वो रिलेशन ऐसा होगा कि 2 नंबर ऐसे होंगे, उनको मल्टीप्लाई करने पर ये जो नीचे वाले नंबर है ना वो आ रहे होंगे। तो वो 2 नंबर देखो, तो इसको मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, प्लस में इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, एंड इसको मैं 1/3 × 4 लिख सकता हूँ। ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, ये होगा 156 क्या होता है, 12 × 13। तो ये नंबर मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब सेम देखो, अगर मेरे पास अगर मेरे पास 1/n इंटू में n+1 हो ना, तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है 1/n माइनस में 1/n+1। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 7 मैंने कॉमन लिया
एंड ये हुआ मेरा 1 माइनस का 1/2 प्लस में 1/2 माइनस का 1/3 प्लस में 1/3 माइनस का 1/4, कहाँ तक चलता रहेगा ये 1/12 माइनस का 1/13। तो ये चीज़ आई। अब यहाँ पर देखो काट सकते हैं हम, 1/2 1/2 से गया, 1/3 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा फर्स्ट टर्म वाला बचेगा 7 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/13, तो ये हुआ 7 इंटू 12/13। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आ गई। अब सेकंड वाली को देखते हैं। सेकंड वाली को थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर हाँ स्पेस कर लेते हैं। यह अब यहाँ पर मैंने 11 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 1/3 बचा, या इसको मैं क्या लिखूँ 1 इंटू 3 लिखूँ, एंड ये बचा मेरे पास 15 है। 15 को मैं किससे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। ऐसे ही ये हुआ मेरे पास 35 को किससे लिख सकता हूँ 5 इंटू 7। ऐसे चलता रहेगा ये। एंड ये जो मेरे पास 575 हुआ, ये होता है 23 इंटू में 25। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो 1/n इंटू में n+2 यहाँ पर गिवन है, तो ये होगा मेरे पास, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, तो ये होगी 1/2 ब्रैकेट में। ठीक है, ये 1/n माइनस का 1/n +2। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो 11/2 मेरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 सभी में होगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये बचा मेरा 1 माइनस का 1/3 प्लस में 1/3 माइनस का 1/5, सोन चलता रहेगा कहाँ तक 1/में 23, ये 1 होगा माइनस का 1/में 25। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1/में 25 बचेगा। तो जो मेरा सेकंड वाला टर्म आएगा ना, तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, तो ये आएगा 11/2 इंटू में 1 माइनस 1/25 कितना है मेरे पास 24/25। तो 2 से काटते हैं 12, तो 11 इंटू 12/25। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा मेरा, तो 13 इंटू 25, तो 13 इंटू 25 मेरा एलसीएम होगा। तो 7 इंटू 12, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, प्लस में ये हुआ 11 इंटू 12, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 13 से, और नीचे क्या आएगा डिवाइड में 13 इंटू 25। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 12 तो मेरा कॉमन आ रहा है, तो 12 मैंने कॉमन ले लिया, तो सिंपली मैं 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होगा 25 25 175। ठीक है, एंड यहाँ पर 13 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि पहले 3 लिखो, फिर दोनों का सम 4, फिर 1, तो ये हुआ 8, 7 और 4 11 का 1 का सलपाई 1, 318। तो 318 आया। अब इस 318 को जो 12 कॉमन लिया था ना उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा, तो सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 318 को, तो 3 1 8 0 आया। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आया 18 दूनी 36, एंड ये हुआ 6, तो 636। तो आंसर क्या है मेरा 6, 8 3 11 का 1 का सलपाई 1, 7 8 3 3 8 1 6, 3 8 1 6, और नीचे कितना है मेरा 325। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी सीरीज के बेसिस पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम कैसे इन टर्म्स को सेपरेट करते हैं, कैसे इनको सोल्व करते हैं। द सम ऑफ द ओड डिवाइजर्स ऑफ 216 इज। ठीक है, तो ओड डिवाइजर्स का हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है, हमारा सीधा वहाँ से प्रॉब्लम उठ के आई है। ठीक है, तो 216, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन को इस फॉर्म के अंदर लिखना है कि नीचे प्राइम नंबर हो, उनकी कुछ पावर हो। तो सबसे पहले फैक्टर करूंगा इनके, तो फैक्टर करते हैं। तो क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इनका सम करूंगा तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 इंटू, तो 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24 आया। फिर 3 एक और है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा 27, 3 उठा के इससे मल्टीप्लाई किया 27, और इधर कितना बचा 8। तो ये नंबर जो हुआ उसको मैं लिख सकता हूँ, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, एंड 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सम ऑफ ओड डिवाइजर्स।
तो ओड डिवाइजर्स का हमें सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ओड डिवाइजर्स का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ओड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इवन नंबर्स को हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये जो इवन नंबर है ना, इसके अंदर क्या क्या होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इवन नंबर कौन से देंगे, तो ये 4 मेरे को इवन नंबर देंगे, तो इन चारों को नहीं लेना। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 लिया मैंने, एंड इधर क्या लूँगा, सारा का सारा ओड ले लूँगा। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हुआ, 1 प्लस में 3 प्लस में 9 प्लस में 27। तो इनका एडिशन करते हैं, तो ये हुआ 3 रिक 4 9 4 13, 13 और 27 कितना हुआ, 40। तो 40 इस केस में मेरा क्या होगा, टोटल सम होगा ओड डिवाइजर्स का। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप, तो एक बार इसे ट्राई करो आप, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये बोल क्या रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना गिवन है मेरे पास, 65, एंड उनके स्क्वायर रूट, किसके, प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट कितना गिवन है मेरे पास, 26। तो ये हमें क्या करना है, अब उनके रेसिप्रोकल्स का सम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा, 1/a प्लस में 1/b। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं सोल्व करूँगा थोड़ा सा। तो ये देखो, b प्लस ए अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सिंपली मैंने एलसीएम लिया है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी भी है मेरे पास एंड ए बी भी है, सॉरी ए प्लस बी भी है एंड ए इंटू बी भी है मेरे पास। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो पुट कर देते हैं। तो 65 ऊपर आ गया, एंड नीचे क्या आएगा देखो, तो नीचे ए बी लाना है, तो मतलब 26 का स्क्वायर। तो 26 इंटू 26, तो यहाँ पर देखो 13 से कट रहा है, 13 पंजू 65, 13 दूनी 26। तो ये हुआ 5/26 दूनी 52। तो 5/52 मेरा क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रॉब्लम जो एग्जाम में आती है ना, वो काफ़ी हार्ड लेवल की नहीं होती, वो कंसेप्ट बेस्ड होती है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा माइंड के साथ अगर सोचेंगे ना प्रॉब्लम को, तो आसानी से हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट x इक्वस टू 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस में 166 की पावर 54। तो हमें यूनिट डिजिट बतानी है x की। तो यूनिट डिजिट देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इनकम्प्लीट नंबर्स का इतनी पावर तो निकाल सकते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबकी यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 24, 7 की पावर 38 एंड यहाँ पर 6 की पावर 54। अब यहाँ पर सबको पता होगा कि 4 साइकिल्स होती हैं नंबर्स की। जो भी हमारे पास 0 से 9 डिजिट होती है ना, उनकी 4 साइकिल होती हैं, पावर 0, पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3। ये मेरे पास होती है, उसके बाद में वापस से रिपीट होने लग जाती है नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन 4 साइकिल्स को ही यहाँ पर देखेंगे। तो 3 की 4 साइकिल देख लेते हैं। तो 3 की पावर 0 कितनी होती है मेरे पास, सॉरी ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है एंड ये 4 होता है। तो 3 की पावर 1 कितना होगा, 3, एंड ये होगा 9, ये कितना होगा 27 की यूनिट डिजिट 7, एंड पावर 4 करूँगा तो 1। तो 3 के लिए ये 4 मेरे पास यूनिट डिजिट्स होती हैं, डिफरेंट पावर में, मतलब 4 साइकिल्स होती हैं उनकी। ठीक है, 7 का देखते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कितना हुआ 9, 7 की पावर 3 कितना हुआ मेरा 9 7 63 3, और 7 की पावर 4 कितना हुआ मेरा 7 21 1। ठीक है, ऐसे ही 6 का देख लेते हैं। तो 6 आया, 6 आया, 6 आया, 6 आया, 6 में सारा की सारा सेम होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6, इसकी देखता हूँ। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 24 है, 24 मतलब साइकिल 4 से डिवाइड हो रही है, तो 0 आएगा। तो 0 आएगा, तो इस केस में जो मेरा क्या हुआ, ये जो पावर 4 है ना, यहाँ पर लाई कर रहा है वो, तो मतलब यूनिट डिजिट कितनी लानी पड़ेगी इसकी 1 माइनस का। अब 7 की पावर देखो, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 नाम 36, 2 बचा, तो 2 की फॉर्म में कितना आता है, तो 2 की फॉर्म में 9 आएगा मेरा। तो ये 9 आया। ठीक है, अब यूनिट डिजिट को सोल्व करते हैं हम। देखो तो इनको सम करेंगे, तो 7 आया माइनस का 9। अब यहाँ पर देखो 7 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 9 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो माइनस का 2 आया। बट ये जो माइनस का 2 है ना, ये मेरे पास यूनिट डिजिट नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 10 है ना, इसमें ऐड कर देते हैं।
तो 10 माइनस का 2 ये कितना हुआ मेरे पास 8। तो इस केस में जो 8 है ना मेरा वो यूनिट डिजिट होगी किसकी, x की। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। द सम ऑफ द डिजिट्स of the least number which when divided by 36, 72, 80 and 88 leaves the remainder 16, 52, 60 and 68 respectively is। ठीक है, वैसे तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रॉब्लम है, लेकिन कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, वो लीस्ट नंबर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एलसीएम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, और जो एलसीएम आएगा ना उसके हमें जो डिजिट्स होंगे ना उनका सम यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली सम गिवन है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स गिवन है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स गिवन है तो होते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, तो वहाँ पर CR का कंसेप्ट आ जाता है। कॉमन रेशियो ही बोल सकते हैं इसे, कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें सबसे पहले वेरीफाई करना होता है कि वही कॉन्सेप्ट है कि वो कैसे वेरीफाई करते हैं, वो हम ऐसे वेरीफाई करते हैं जो हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं ना उसमें से हम रेस्पेक्टिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 36 में से मैं उसका रेस्पेक्टिव रिमाइंडर कितना हुआ 16, वो सब्ट्रैक्ट करूँगा। 72 में से उसका रेस्पेक्टिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करूँगा 52। ऐसे ही 80 में से मैं 60 एंड 88 में से 68। तो यहाँ पर इन सबके मैं डिफरेंस देखूंगा ना, कितना आ रहा है मेरा यहाँ 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 20, तो सबका सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये सबका रिमाइंडर जो डिफरेंस है ना ये सेम आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, CR का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर CR की वैल्यू कितनी हुई 20, तो ये ध्यान रखना। लास्ट में जो भी हम क्या करेंगे, अब देखो CR की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स गिवन होते हैं ना उनका हम एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका 36, 72, 80 एंड 88 का जो भी एलसीएम आएगा ना उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो CR है ना ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो जो नंबर होगा ना वो ही हमारा वो नंबर होगा जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे थे, और उसका हम क्या करेंगे डिजिट्स का सम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो ब्रेक डाउन करते हैं। तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 नाम, या फिर उस तरीके से करते हैं, छोड़ो हमारा जो बेसिक वाला है ना यहाँ पर मैंने लिया 36, 72, 80 एंड 88। 8 से डिवाइड करते हैं या फिर 4 से। 4 नाम 36, ये हुआ 4 एकम 4, 4 8 32, ये 20 आया, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखो 9 से जा रहा है तो 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 2 दूनी 18, ये जा रहा है 9 से, नहीं जा रहा 20, और ये सेम 22। अब ये 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 1, 1, 10, और ये कितना हुआ मेरा 11। ठीक है, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 11, ये मेरा क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं इसे। तो ये होगा 8, 9 8 72, ठीक है 72, और ये 110, तो 2 7 और 2 9, ये हुआ 7। तो 7920 ये मेरे पास क्या है, इन चारों नंबर्स का एलसीएम आया। अब सिंपली हमें क्या करना है, CR सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो 7920 में 20 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7900, ये मेरे पास क्या होगा इसका रिजल्ट होगा। बस हमें क्या करना क्या है, इनकी डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है। तो ये आया 9 7 16, तो 16 आएगा। तो इस केस में राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस केस में हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस a, b and c, a greater than b greater than c is 121/60. When c is divided by b, the result fraction is 9/10, which exceeds a by 3/20. What is the difference between b and c? ठीक है, हिंदी के अंदर आप पढ़ सकते हो, एक बार ट्राई भी कर सकते हो इसे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, प्रीवियस पेपर के अंदर ये 5-6 बार पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंस जान सकते हो। बस इसमें करना क्या है, हमारी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो 3 फ्रैक्शन गिवन है a, b एंड c, इनका सम मेरे पास गिवन है कितना 121/60। एंड सेकंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, व्हेन c इज डिवाइडेड बाय b, तो c को मैं b से डिवाइड करता हूँ ना, तो जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन कितनी आती है भाई मेरी 9/10। ठीक है, जो कि
एक्सीड करती है ए को 3/20 से। तो मतलब ये जो 9/10 है ना, बड़ा है किससे, ए से, कितना, 3/20। तो ये हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना है, बी एंड सी का डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सिंपल प्रॉब्लम है, तो ए की हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 9/10 ये इधर जाएगा तो माइनस का 3/20 आया मेरा। तो ये बचा कितना मेरा, तो ये हुआ 18 अपॉन में 20 माइनस का 3/20। एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हुआ मेरा 15 अपॉन में 20। तो 15 अपॉन में 20 कितना हुआ, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3/4 आया मेरा। तो 3/4 आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, b + c = 121 अपॉन में 60 माइनस का 3 अपॉन में 4। तो इसको मैं एलसीएम लूँगा, तो 4 को 60 बनाऊंगा तो 60 अपॉन में 60। तो ये कितना हुआ मेरा, तो 121 माइनस का, सॉरी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो ये हुआ 15×3 = 45 अपॉन में 60। तो ये होगा, ये 6 आया मेरे पास, 11 में से 4 गया 7, तो 76/60। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया किसका, b + c का। तो b + c की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 76/60। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ 9/10 और ये आया मेरा b, ठीक है। तो इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये आया कितना है मेरे पास, तो c की वैल्यू पुट करूँगा तो b प्लस में 9/10 b = 76/60। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो 19 b अपॉन में 10 = 76/60। तो ये गया 6 गुनी चौक 76। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2/3, ठीक है। तो b की वैल्यू 2/3 आई, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, तो c की वैल्यू आएगी 9/10 × 2/3, 3×3 = 9, 5, 3/5। अब दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 2/3 माइनस का 3/5, एलसीएम कितना है मेरा, 15, 5 दूनी 10 माइनस का 9। तो 1/15 मेरा यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो 1/15 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो ये वाली भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें गिवन है ए बी एंड सी गिवन है, एंड तीनों का सम गिवन है, एंड वो ही हमें जो स्टेटमेंट गिवन था पहले वही स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। तो आप आसानी से कर सकते हो इसे, ठीक है। इसका आंसर फाइंड आउट करो एंड आप कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। When 7897, 8110 and 8536 are divided by the greatest number x, then the remainder in each case is same. The sum of the digits of x is, ठीक है। तो ये भी हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि 7897 मेरे पास नंबर है, 8110 है एंड 8536, ये 3 नंबर है मेरे पास। तो एक नंबर है मेरे पास, लेट से x, अगर मैं इन तीनों को उस नंबर से डिवाइड करता हूँ ना, तो तीनों के केस में सेम रिमाइंडर बचता है, और वो रिमाइंडर की वैल्यू हमें दी नहीं है इसने, ठीक है। तो सेम रिमाइंडर है, अगर बोले कि सेम रिमाइंडर है मेरे पास और उस केस में रिमाइंडर ना दे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेते हैं। तो इनका डिफरेंस लो, कितना हुआ, तो इनका डिफरेंस आएगा मेरा, ये आया 3 आया, तो 0 1, एंड ये आया मेरा कितना आया 2, तो 213। एंड इधर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, एंड ये 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो 426। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस, इन्हीं का हमें क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है, एचसीएफ। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ नंबर गिवन हो एंड बोले कोई एक तीसरे नंबर से मैं इन सारे नंबर्स को डिवाइड करता हूं एंड सेम रिमाइंडर बचे और रिमाइंडर की वैल्यू ना दे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, उनका डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उनका जो मेरे पास एचसीएफ होगा ना, वो ही मेरा जो रिजल्टेंट नंबर है ना, उनका एचसीएफ होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ना, एचसीएफ क्या होगा इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस नंबर को मैं 213 × 2 लिख सकता हूँ। तो 213 मेरे पास क्या है यहाँ पर, एचसीएफ। तो यही नंबर हो जाएगा मेरा एक्स, जो कि इनको डिवाइड करेगा ना, सेम मेरे पास क्या देगा, रिमाइंडर देगा। आप चेक भी कर सकते हो, 213 को इससे डिवाइड करोगे ना, इससे डिवाइड, तो तीनों के केस में सेम रिमाइंडर बचेगा, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एचसीएफ आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें सम कैलकुलेट करना है डिजिट्स का। तो इसकी डिजिट्स का सम कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 + 3 कितना हुआ, 6। तो 6 मेरा यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है ये। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी।
व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 32। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये नंबर गिवन है 127 की पावर 97 प्लस में 97 की पावर 97। तो अभी हमने स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम्स के अंदर देखा था कि a की पावर n प्लस में b की पावर n एंड n मेरा पास क्या गिवन हो, यहाँ पर ओड वैल्यू गिवन हो, तो ये जो नंबर है ना मेरा a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा मेरा, तो ये होगा 127 प्लस में 97, क्योंकि 97 यहाँ पर दोनों की दोनों ओड है। ठीक है, तो इनका एडिशन करूंगा, 7 दूनी 14, 1 10 और 2 12 2 सल्पाई 1 2, तो 224 आया मेरा। तो 224 से ये जो नंबर है डिवाइड होगा। अगर ये 224 32 से डिवाइड हो जाता है ना, तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 0। तो इसको मैं 32 से डिवाइड करूंगा, तो देखो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 आया, 8 8 64, तो 4 संटा 28। मतलब ये 224 जो की फैक्टर है किसका, इस नंबर का फैक्टर क्या है 224, ये 32 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ना ये 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में जो नंबर जो रिमाइंडर बचेगा ना मेरा, कितना बचेगा, 0। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1004 to 4 gives a perfect square number. What is the least number by which x should be multiplied to get a perfect square? ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल क्या रही है कि मेरे पास एक नंबर गिवन है 10424। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। किस लिए सब्ट्रैक्ट करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इससे थोड़ा सा लेस मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कौन सा नंबर होगा। तो अगर मैं 100 लेता हूं तो 100 का कितना होगा, 10000। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो 101 मैं लूंगा, तो 101 का स्क्वायर कितना होगा मेरा, तो 101 को मैं 101 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आया 101 इंटू में 001। ठीक है, तो यह है 10111, ये आएगा 10, हाँ ये 0 आएगा यहाँ पर, तो 10101, तो ये नंबर आएगा, ये भी लेस है। तो 102 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 204 गुणा गुणा, ये आया मेरा 102, तो ये आया 40401। ठीक है, तो ये नंबर आ गया मेरा। अब इससे मैं 103 लाऊंगा ना, तो इससे बड़ा ही चला जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा नंबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मैं, तो 10424 10404, तो ये आया 20, तो 20 डिफरेंस आया। मतलब इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, वो कितना होगा मेरा, 10404। ठीक है, जो कि 102 का स्क्वायर है। तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया, बट लेकिन ये नंबर ये नहीं पूछना चाह रहा कि क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पूछ क्या रहा है ये, तो यहां पर देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर आया ना x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो सिंपली यहां पर देखो इसके फैक्टर करेंगे, तो 4 इंटू 5, तो 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 5 नहीं है, तो इस 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं 5 एक और लेके आऊंगा, तो मतलब 5 से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। काफी अच्छी प्रॉब्लम थी। When positive number a, b and c are divided by 13, the remainder are 9, 7 and 10 respectively. What will be the remainder when this number is divided by 13? तो हमने ये रिमाइंडर थ्योरम के अंदर देखा था कि a प्लस 2b प्लस 5c, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो हमें इस केस में रिमाइंडर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो a बाई 13 प्लस में 2b बाई 13 प्लस में 5c बाई 13। तो यहाँ पर देखो a को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरा, तो इस केस में इसने बोला है कि 9 मेरा रिमाइंडर बचता है यहाँ पर, प्लस में अगर मैं b को मैं डिवाइड करूँ किससे, 13 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है 7, तो इस केस में 7 मेरा रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही c को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 10। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये 9 प्लस में 14 प्लस में 50, तो ये कितना हुआ मेरा 64, ये आया, इसमें मैं 9 ऐड करूँगा तो ये हुआ
73 ठीक है। तो 73 मेरा क्या है यहाँ पर, इन सभी का रिमाइंडर आया। बट ये कि लेकिन ये जो 73 है ये क्या है कि ये 13 से बड़ा है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड करते हैं ना उससे छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हम 73 को मैं 13 से डिवाइड करूंगा। तो 13 से डिवाइड करते हैं, 13 26 13 39 13 चौक 52 53 65। तो 13 पंजू 65, तो 65 इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचा कितना 8। तो 8 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए इस केस में। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। If the 5-digit number 235xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of 3x minus का 4y। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगी, आप इसे सोल्व करो एंड कमेंट में अपना आंसर बता सकते हो आप। आई होप ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एंड थोड़ा सा एडवांस मोड भी लगा होगा आपको। और वैसे तो ये 2 घंटे के लगभग ये वीडियो जाएगा, बट लेकिन इसके अंदर आपके जो जितने भी नंबर सिस्टम से सारे कंसेप्ट होंगे ना अच्छे अच्छे वाले, वो आराम से रिवाइज हो जाएंगे। और जो प्रॉब्लम आएगी ना एग्जाम के अंदर, मीन्स टीयर 2 के अंदर, वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।